पढ़ेंगे गॉस लॉ किसे कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिस है गॉस लॉ का। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम किसे कहते हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है, इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक, तो जैसे एक एक सरफेस है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये एक सरफेस है, ठीक है, तो जैसे ये सरफेस है, तो इस सरफेस से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी ऐसे करके, ठीक है, परपेंडिकुलरली, तो इस सरफेस जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी परपेंडिकुलरली, मेकिंग विद द दिस प्लेन, इस प्लेन के साथ परपेंडिकुलर एंगल मेक करते हुए जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी, तो यही होगा नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हम कहेंगे इसको, कैसे कहेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस, ठीक है, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी ना इस परपेंडिकुलर सरफेस के थ्रू, उसे हम कहेंगे कि इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इस सरफेस के थ्रू पास कर रहा है। ठीक, तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इस तरह से डिफाइन करते हैं। और ये जो है ये फ्लक्स है अपना, क्या है, जैसे ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, और ये जैसे ये है एक इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पास कर रही हैं सब। अब ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम कैलकुलेट करने के लिए एक एरिया वेक्टर को डिफाइन करते हैं। एरिया वेक्टर क्या होता है, एक सिंपल एरिया होती है ना, एरिया वेक्टर होता है उसी कोई सरफेस ले, जैसे यही सरफेस है तो इसकी कुछ एरिया होगी। अब इसी के परपेंडिकुलर हम एक वेक्टर बनाएंगे, ठीक है, जैसे हम 3D में अगर पढ़ लिए होंगे तो ठीक ही है, 12th में आप पढ़ेंगे 3D में हम एक यूनिट वेक्टर बनाते हैं प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए, वैसे ही इसमें हम एक परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर निकालेंगे और उस परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर का क्रॉस डॉट प्रोडक्ट लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, तो हमें नेट फ्लक्स आ जाएगा जो कि एक स्केलर क्वांटिटी कहलाता है। ठीक, तो हम एक इसके परपेंडिकुलर वेक्टर ड्रॉ कर देंगे और उसका हम एरिया वेक्टर कर देंगे, और एरिया वेक्टर कुछ नहीं है, बस उसके परपेंडिकुलर एक वेक्टर है और उसका मैग्नीट्यूड जो है वो सेम एरिया के बराबर होगा। जैसे मान लेते हैं कि अगर यही है तो इसमें अगर मान लीजिए कि इसका ए लेंथ है और बी ब्रेथ है, सॉरी फॉर योर इनकन्वीनियंस।
ठीक। अब जैसे ये है, तो ये परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक इसका ब्रेथ मान लेते हैं कुछ भी, तो एरिया वेक्टर में एरिया हो गई मैग्नीट्यूड और एक यूनिट वेक्टर इसके डायरेक्शन में, ये एरिया वेक्टर हो गया। ठीक, यूनिट वेक्टर क्या है, इसके परपेंडिकुलर है, तो ये एरिया वेक्टर हो गया। एरिया वेक्टर कुछ नहीं है, ये एरिया है ना, इसके डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर उसी के डायरेक्शन में हम डिफाइन कर देते हैं, उसको एरिया वेक्टर कहने लगते हैं। ठीक, एरिया वेक्टर इज सिंपली हैविंग मैग्नीट्यूड एंड सम यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ दिस प्लेन। जो भी ये इसकी एरिया है, ये जो सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर डिफाइन करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड एक वेक्टर देते हैं जिसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो एरिया इस सरफेस के एरिया के बराबर होता है, और एक यूनिट वेक्टर है जो इसके डायरेक्शन में होता है परपेंडिकुलरली। ठीक, इसे कहते हैं हम एरिया वेक्टर। अच्छा, एरिया वेक्टर तो हो गया। अब क्या है कि हाँ, तो उसके बाद क्या है, जैसे कि हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बोले थे, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं, फाई से। और ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू सरफेस। फाई इज इक्वल्स टू व्हाट, ई डॉट ए। ई डॉट ए डॉट प्रोडक्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर का। अब डॉट प्रोडक्ट होगा, तो डॉट प्रोडक्ट होगा तो इस केस में क्या होगा, फाई जो होगा क्या होगा, अच्छा इसको ई लिखते हैं ऐसे करके, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, क्योंकि आगे जाकर हम फिर मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स की भी बात करेंगे, तो इसलिए हम कन्फ्यूजन है, इसलिए हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के नीचे जब ई लिखते हैं। ठीक, अभी कॉस थीटा हो गया, क्यों कॉस थीटा की, मान लीजिए जैसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास कर रही है, तो ऐसे पास करी तो कुछ एंगल बनाएंगी, इसके साथ थीटा एंगल बना ली, तो इसका कंपोनेंट हम लेंगे ना इस एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में, तो ई कॉस थीटा आ जाएगा वो कंपोनेंट, इसलिए हमने कहा। ठीक, एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसके साथ जो मल्टीप्लाई करेंगे ना, तब जाके हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू एरिया के साथ। ठीक, ठीक है। ठीक, ये हो गया। अच्छा, अब एक कंडीशन देखते हैं कि जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो हमने कैलकुलेट कर लिया, अब छोटा सा मान लीजिए एरिया, जैसे छोटा सा एरिया है, तो ये मान लीजिए छोटा सा एरिया, इसको हम मान लेते हैं डी ए। तो अभी डी ए है छोटी सी एरिया, तो इसमें कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो कुछ नहीं है, बहुत दिक्कत इसमें कुछ है नहीं। इसके थोड़ा छोटा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा जिसको हम डी फाई कह देंगे, और इसका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और डी ए बोलेंगे। ठीक, इस तरह से बोल देंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसका निकल जाएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में एक बता देते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि देख ही रहे हैं आप डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर क्वांटिटी है। एंड अगर इसका हम यूनिट देखना चाहें, एसआई यूनिट, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर। न्यूटन पर कूलम। और एरिया की यूनिट क्या होती है, चार्ज, मतलब एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, ये इसकी एसआई यूनिट हो गई। और इसको हम यू नो ये एसआई यूनिट है।
अच्छा, अब इसके परपेंडिकुलर एक एरिया वेक्टर ले लेंगे और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेंगे, या मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट लेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो कैसे भी पास कर सकते हैं ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वो वाला कंपोनेंट लेंगे जो कि एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में है। ठीक। अच्छा, अब इसमें कुछ पॉइंट्स नोट करने के लिए हैं। जैसे हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, वो देख लेते हैं कि जैसे सबसे पहला है कि 2D जैसे सरफेस हो गया, तो 2D में क्या करेंगे कि 2D में ना 2D सरफेस है, तो 2D सरफेस में जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन लेंगे वो कोई भी ले सकते हैं। जैसे ये प्लेन है तो इसकी डायरेक्शन इधर भी ले सकते हैं, एरिया वेक्टर इधर भी ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, एनी डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर। और दूसरा है कि थ्री डी में क्या करेंगे, 3D में ऑलवेज ऑलवेज टेकन एरिया वेक्टर आउटवर्ड टू द सरफेस। ठीक, तो ये हो गया हमारा 2 पॉइंट हमको जो नोट करने थे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है, और कोई पॉइंट हमारे पास छूट रहा है? नहीं, ये 2 पॉइंट हमें नोट करना था, ये आप नोट कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं गॉस लॉ पे। गॉस लॉ क्या कहता है? तो देखते हैं गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या कहता है कि द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड द गॉसियन सरफेस इक्वल्स टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल नेट चार्ज इनक्लोज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। ठीक, तो लाइन इंटीग्रल जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड गॉसियन सरफेस की, गॉसियन सरफेस की, उसका 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। अच्छा, यहाँ पे हमने भूल गए कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इससे पर लिखना है, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस। द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स through the Gaussian surface Gaussian surface equals to the line integral of electric field around the Gaussian surface. The net electric flux through the Gaussian surface equals to line integral of electric field around the Gaussian surface.
हाँ, तो ये दोनों हम डिफिनेशन लिख सकते हैं। ये ये दोनों नहीं, हम इसी को लिखेंगे, ठीक है, ये ऊपर वाले को, कि the net electric flux through the Gaussian surface equals to the line integral of electric field around the Gaussian surface equals to 1 upon epsilon naught times the total net charge enclosed inside the Gaussian surface। तो ये हम लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ इक्वल टू के बाद हम यहाँ से लिखेंगे 1 upon epsilon naught times the total net charge enclosed inside the Gaussian surface। तो जैसे ये गॉसियन सरफेस, अब ये डिफिनेशन को लेना है और यहाँ इक्वल टू से लिखिएगा आप। ये भी सही था, लेकिन अब ऐसे बोलते नहीं है, ये डिफिनेशन इस तरह से लिखते हैं इसका। तो तो लाइन इंटीग्रल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू क्यू इनसाइड क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक। तो ये गॉस लॉ कहता है। अभी गॉस लॉ में क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन टी फॉर्मूला आया कहाँ से, इंटीग्रल ई टू के, हम तो ये जाने इंटीग्रल ई डॉट डी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि भूलने, जैसे ये डी फाई है इज इक्वल्स टू ई डॉट डी ए, तो ये फाई क्या हो जाएगा, जैसे जैसे डी फाई है वो ई डॉट डी ए होगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंटीग्रेट करें क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ई डॉट डी ए। यहाँ पे लाइन इंटीग्रल करते हैं, सरफेस इंटीग्रल इसको कहते हैं, ठीक। ये सिंपल इंटीग्रल आप समझिए इसको। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये एक्चुअली में क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। अभी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्यू इनसाइड। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये कैसे आया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, कितनी होती है, के क्यू बटे आर स्क्वायर। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो यही होती है ना, मैग्नीट्यूड अगर हम लिखे तो। अब ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। एरिया वेक्टर, अब हम मान लेते हैं कि एक स्फेयर है, एक स्फेयर के थ्रू अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड से, अगर मान लीजिए सेंटर पर चार्ज रखा है हमने, जैसे हमने सेंटर पे एक चार्ज रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर की तरफ इमर्ज होगी, और यहाँ पर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन में क्या होगा,
और छोटी सी एरिया है तो ये से होगा। तो अब इंटीग्रल लेंगे इसका तो क्या होगा, इंटीग्रेशन आर स्क्वायर, और एरिया को अगर इंटीग्रेट करते हैं तो 4 पाई r स्क्वायर। अब देखिए कि यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कट जाएगा, और के क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई कट जाएगा, तो बचा क्या हमारा 1/एप्सिलॉन नॉट, और क्यू बचा है, क्यू इनसाइड जो चार्ज है, क्यू इनसाइड। तो हमारा क्या आ गया, यही आ गया कि क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से हमने ये फार्मूला ईजाद किया। ठीक, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दी गॉसियन सरफेस इक्वल्स टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल नेट चार्ज इनक्लोज इनसाइड दी गॉसियन सरफेस। अगर गॉसियन सरफेस के अबाउट तो स्फीयर ही होगा। तो ये हमारा आ गया। ठीक, और ये क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए, इंपॉर्टेंट कंडीशंस अंडर विच गॉस लॉ इज एप्लीकेबल। Important condition under which Gauss law is applicable. अब देखते हैं कि इंपॉर्टेंट कंडीशन अंडर विच गॉस लॉ इज एप्लीकेबल। तो किस कंडीशन में गॉस लॉ एप्लीकेबल होगा। तो गॉसियन सरफेस मस्ट बी सिमेट्रिक अबाउट द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये चार्ज है ना, तो इस चार्ज के अबाउट जो गॉसियन सरफेस है सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक होना चाहिए। हर सिमेट्रिक का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस पर होना चाहिए सरफेस, और चारों तरफ से देखने पर अगर हम मान लीजिए कि आप सेंटर में हो तो आपको पूरा सिमेट्रिक दिखे, एकदम शेप साइज सब सिमेट्रिक दिखे चारों तरफ से। ठीक, चार्ज मस्ट बी नॉट पास थ्रू टू गॉसियन सरफेस। चार्ज जो होना चाहिए वो पास नहीं करना चाहिए गॉसियन सरफेस से। ऐसे ऐसे कहें कि सरफेस जो है हम बनाएंगे वो गॉसियन सरफेस इस चार्ज के पास नहीं होना चाहिए। अच्छा, द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर मस्ट बी सेम एट ऑल पॉइंट्स। ठीक, एंगल जो होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का और एरिया वेक्टर का वो हर जगह सेम होना चाहिए। ठीक, हर जगह उनके बीच में जो एंगल होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, मस्ट बी मेंटेन्ड। ठीक, एंगल जो होना चाहिए वो मस्ट बी मेंटेन्ड एज कांस्टेंट, इक्वल होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी सिमेट्रिक एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द गॉसियन सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होना चाहिए मस्ट बी सिमेट्रिक होना चाहिए गॉसियन सरफेस के, मतलब कांस्टेंट होना चाहिए उसकी मैग्नीट्यूड, और हर जगह वैल्यू भी सेम होना चाहिए, डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। आउटवर्ड है तो आउटवर्ड इक्वल एंगल पे बनाना चाहिए गॉसियन सरफेस के हर जगह, और उसकी वैल्यू जो है वो भी कांस्टेंट होनी चाहिए हर जगह पे। ठीक, तो इस कंडीशन में गॉस लॉ है अप्लीकेबल होगा, क्योंकि ये यूजफुल तो एवरी जगह है, बट सॉरी ये
एप्लीकेबल तो हर जगह है लेकिन यूजफुल इस कंडीशन में है, ठीक, इन्हीं कंडीशन में यूजफुल होगा गॉस लॉ। और अदर कंडीशंस में दे आर नॉट यूजफुल, वी डोंट कैलकुलेट अ सच एन इंटीग्रल विच आर कॉम्प्लेक्स, ठीक। हम सिंपल तरीका इस कंडीशन में हमारा जो गॉस लॉ से हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो हमारे लिए बहुत ही आसान तरीके से निकल आसान तरीके से निकल जाए, ठीक है। तो इस तरह से हम आसान तरीके से गॉस लॉ को हम निकाल सकते हैं, ठीक है। ये कंडीशन अगर हम अप्लाई करेंगे तो इस तरह से हम आसानी तरीके से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को किसी भी गॉसियन किसी भी चार्ज के अबाउट निकाल सकते हैं। और कोई अगर मेथड अगर इसी में यूज करते हैं इस कंडीशंस के आउट ऑफ बॉक्स, तो हमें एप्लीकेबल तो हर जगह है लेकिन हमें बहुत दिक्कत होगी इंटीग्रेट करने में, ठीक। तो ये था आज का लेक्चर और ये था गॉस लॉ। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। अगले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे कि जैसे एक इनफाइनाइट यू नो जैसे इनफाइनाइटली लॉन्ग एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसके अराउंड हम गॉसियन सरफेस बना के उसका कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उसके थ्रू निकालेंगे। या फिर जैसे एक प्लेन है तो उसके थ्रू हम गॉसियन सरफेस कैसे बनाएंगे और उसके थ्रू कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो निकालेंगे। अभी जैसे बना दिया मैंने, हम निकालेंगे भी उस समय, ठीक है, अगले लेक्चर्स में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। धन्यवाद। हमारे चैनल एजुकेशनल एक्सप्लोर को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप ही तो मुझे सपोर्ट करेंगे ना, एटलीस्ट कम से कम आप सपोर्ट करेंगे तो मेरा चैनल आगे बढ़ते रहेगा, ठीक। और लाइक शेयर तो ज़रूर करें, लाइक शेयर करने से मुझे सपोर्ट ही मिलेगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हम अपना लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। दैट्स ऑल। सो धन्यवाद।